गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पराकोष के विकास की बात की थी। ठीक है, आज हम पराकोष की संरचना की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने क्या देखा था कि जो आर्कीस्पोरियल कोशिकाएं हैं, इन आर्कीस्पोरियल कोशिकाओं में एक परिणत विभाजन होता है और उनसे दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, एक भित्ति की ओर कोशिकाएं बनती हैं जिनको प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं कहते हैं, और एक अंदर की ओर बनती है जिसको प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। ठीक है, ये चीजें हमने देखी थी। तो देखो, जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है ये क्या करती है, पराकोष की भित्तियों का निर्माण करती है। और हमने ये भी देखा था कि जो पराकोष है, पराकोष की भित्तियां चार स्तरों में बटी हुई होती है या चार स्तरों में विभेदित होती है। चार स्तर कौन कौन से? सबसे बाहरी स्तर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के नीचे जो दूसरा स्तर होता है उसको एंडोथीसियम या अंतः स्तर कहते हैं, और अंतः स्तर के नीचे जो परत होती है उसको मध्य परत या मिडिल लेयर्स कहते हैं, और सबसे आंतरिक परत को टेपिटम कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये यहां पर एक आपको पराकोष दिख रहा है। ठीक है, इस पराकोष के अंदर आपको चार क्या दिखाई दे रही है? लघु बीजाणुधानियां। बताया था आपको पराकोष होता है वो बाइलोब्ड होता है, यानी द्विपालित होता है, और एक पाली में दो लघु बीजाणुधानियां होती हैं। तो दो पालियों में कितनी लघु बीजाणुधानियां होगी? चार। ठीक है, तो देखो सबसे बाहरी परत क्या है? एपिडर्मिस, इसके नीचे एंडोथीसियम, मध्य परतें, और ये है टेपिटम। क्लियर बात? अब देखो एक एक की बात करते हैं। तो सबसे बाहरी स्तर कौन सा है? एपिडर्मिस या अधिचरण। एपिडर्मिस या अधिचरण। तो इसमें क्या ध्यान रखना आपको? ये सबसे बाह्य स्तर है, पराकोष का सबसे बाह्य स्तर। ठीक है, दूसरी बात, ये कोशिकाओं की एक स्तरीय परत का बना होता है। यानी इसकी एक ही परत होती है। ठीक है, अब जो एपिडर्मिस है इसका कार्य क्या है? तो एपिडर्मिस का कार्य है सुरक्षा करना, यानी ये क्या करता है? पराकोष की सुरक्षा करता है। ठीक है, कार्य क्या हो गया इसका? सुरक्षा करना, यानी ये क्या करेगा? सुरक्षा करने का काम करता है। ठीक है, ये तो बात किसकी हो गई? एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस के नीचे जो दूसरा स्तर है वो है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम या अंतः स्तर। ठीक है, अब देखो ये जो अंतः स्तर है ये भी कोशिकाओं की एक स्तरीय परत से बना होता है, यानी ये भी क्या है? एक सिंगल लेयर है, एक स्तरीय परत से मिलकर के बनता है। ठीक है, अब देखो ये जो पराकोष है इसका मैंने एक पार्ट का यहां पर अलग से एक अनुप्रस्थ काट बनाई है। ठीक है, अब इस अनुप्रस्थ काट को हम देखें तो ये जो एंडोथीसियम की परत है इसकी बाहरी परत तो कैसी है? पतली। एंडोथीसियम की जो बाहरी परत है ये तो कैसी होती है? पतली होती है। लेकिन इसकी जो आंतरिक परत है एंडोथीसियम की, ये जो आंतरिक परत है ये कैसी होती है? मोटी। आंतरिक स्तर कैसा होता है इसका? मोटा होता है। अब मोटा क्यों होता है? तो ध्यान रखना इस आंतरिक स्तर पर अल्फा सेल्यूलोज का जमाव या स्थूलन हो जाता है। ठीक है,
तो अंतः स्तर की जो आंतरिक परत होती है इस पर अल्फा सेल्यूलोज का जमाव हो जाता है, जिसके कारण इस पर रेशेदार पट्टियां बन जाती हैं और ये स्तर मोटा हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना एंडोथीसियम का अंतः स्तर, पहली बात इसकी जो बाह्य भित्ति है, बाह्य भित्ति तो कैसी होती है, पतली, और जो इसकी आंतरिक भित्ति है, आंतरिक भित्ति कैसी होगी, मोटी। अब आंतरिक भित्ति मोटी क्यों होती है, तो ध्यान रखना आंतरिक भित्ति पर अल्फा सेल्यूलोज का जमाव या स्थूलन हो जाता है। इस सेल्यूलोज के जमाव के कारण अंतर इसकी जो आंतरिक भित्ति होती है वो मोटी हो जाती है। क्लियर बात। अब देखो कुछ स्थानों पर, जैसे इस आंतरिक पूरी भित्ति पर क्या है, अल्फा सेल्यूलोज, यहां पर क्या जमा हुआ है, अल्फा सेल्यूलोज। अब कुछ स्थानों पर जैसे यहां पर और यहां पर सेल्यूलोज का जमाव या स्थूलन नहीं होता है, तो इन स्थानों को क्या बोलते हैं, स्टोमियम। क्या बोलेंगे इनको, स्टोमियम। तो स्टोमियम किसको बोलेंगे, स्टोमियम। तो ध्यान रखना जहां पर सेल्यूलोज का स्थूलन नहीं होता, जहां पर सेल्यूलोज का स्थूलन नहीं होता उन स्थानों को क्या बोलते हैं, स्टोमियम। ठीक है, अब देखो इस पर किसका स्थूलन हो रहा है, सेल्यूलोज का। तो इस सेल्यूलोज के स्थूलन के कारण, सेल्यूलोज के स्थूलन के कारण एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं हैं एंडोथीसियम की सेल्स कैसी हो जाती है, आर्द्रताग्राही प्रकृति की हो जाती है। आर्द्रताग्राही प्रकृति की हो जाती है। ठीक है, यानी ये क्या करती है, वायुमंडल से नमी को ग्रहण करने लगते हैं। अब जैसे ही शुष्क मौसम आता है तो शुष्क मौसम में वायुमंडल में आर्द्रता की कमी हो जाती है। जैसे ही आर्द्रता की कमी होती है, ठीक है, इन कोशिकाओं में तनाव उत्पन्न हो जाता है और उस तनाव उत्पन्न होने के कारण जहां पर ये सेल्यूलोज का जमाव नहीं है वहां से ये परत कैसी रह जाती है, पतली या कमजोर रह जाती है। तो जैसे ही इस परत में तनाव या स्ट्रेस उत्पन्न होता है, उस स्ट्रेस के कारण इन स्टोमियम वाले भाग से क्या होती है, ये फट जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एंडोथीसियम की कोशिकाएं सेल्यूलोज के जमाव के कारण आर्द्रताग्राही हो जाती हैं और आर्द्रताग्राही होने के कारण जब शुष्क वातावरण आता है तो इन कोशिकाओं में तनाव उत्पन्न होता है और उस तनाव के कारण स्टोमियम वाले भागों से परागकोश क्या होता है, स्फुटित हो जाता है। ठीक है, तो आर्द्रताग्राही प्रकृति होने के कारण ये किसकी सहायता करेगी,
परागकोश के स्फुटन में। किसमें सहायता करती है? परागकोश के स्फुटन में। तो आर्द्रताग्राही होने का क्या मतलब निकला यहां पर? क्योंकि ये परागकोश के स्फुटन में क्या करती हैं? सहायता करते हैं। ठीक है, ये बात किसकी हो गई? एंडोथीसियम की। अब इसके बाद देखिए तीसरी कौन सी परत है? मध्य परत। तो ये जो मध्य परत है ये 1 से लेकर के 3 स्तरीय हो सकती है। यानी मध्य परतों की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। तो तीसरा परागकोश की तीसरी भित्ति कौन सी है? मिडिल लेयर्स। मिडिल लेयर्स या मध्य परतें। ठीक है, मध्य परत है ये कोशिकाओं की 1 से 3 स्तरीय परत होती है। मिडिल लेयर कोशिकाओं की 1 से 3 स्तरीय परतें होती है। ठीक है, अब देखो इस मध्य परत है, इनकी जो सेल्स हैं पतली भित्ति युक्त होती है। कैसी होती है? पतली भित्ति युक्त। और किसकी बनी होती है? मर्दूतक की। तो ध्यान रखना, मध्य परतें, जो मध्य परत की कोशिकाएं हैं उनकी कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त होती हैं और मर्दूतक की बनी होती हैं, यानी मर्दूतकीय होती है। ठीक है, अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है जो ये मध्य स्थिर है या मिडिल लेयर है, ये मध्य परतें अल्पजीवी होती है। कैसी होती है? अल्पजीवी। अल्पजीवी यानी इनका जीवन काल क्या होता है? कम। जीवन काल कम क्यों होता है? क्योंकि ये मध्य जो परतें हैं ये क्या करती हैं? ये लघु बीजाणुओं को और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, यहां पर देखो ये जो मैंने पढ़ाई है 2 मध्य परत दिखाई है। यहाँ पर ये मध्य परतें हैं, ये कैसी है? अल्पजीवी है। अल्पजीवी क्यों है? क्योंकि जो ये इसके नीचे कौन सा स्तर है? टेपिटम। ये टेपिटम क्या करता है? इन मध्य परतों की कोशिकाओं को से भोजन को अवशोषित कर लेता है। तो जैसे ही टेपिटम मध्य परतों की कोशिकाओं से भोजन का अवशोषण करता है तो मध्य परत क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ठीक है, इसलिए मध्य परत कैसी होती है? अल्पजीवी होती है। ठीक है, जो टेपिटम द्वारा खाद्य पदार्थों का टेपिटम द्वारा खाद्य पदार्थों का अवशोषण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही टेपिटम क्या करता है? मध्य परतों की कोशिकाओं से खाद्य पदार्थों का अवशोषण करता है तो मध्य परत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक यहां पर नोट ध्यान रखना आपको। नोट क्या है कि जैसे ही परागकोश क्या होता है? परिपक्व होता है। परिपक्व परागकोश होता है तो मध्य परत क्या हो जाती है? नष्ट। तो नोट में क्या ध्यान रखना है कि परिपक्व परागकोश में
मध्य परतें अनुपस्थित होती हैं। परिपक्व परागकोश में मिडिल लेयर्स अब्सेंट या अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, ये किसकी बात हो गई? मध्य परतों की। अब मध्य परत के नीचे सबसे जो आंतरिक स्तर है वो कौन सा है? टेपिटम। ठीक है, और टेपिटम के नीचे लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं जो लघु बीजाणु का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो टेपिटम जो परत है वो क्या करती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को चारों ओर से घेरे रहता है। यहां पर देखो डायग्राम में, ये जो परत है ये किसकी है? टेपिटम की। ठीक है, ये टेपिटम है और टेपिटम के नीचे कौन सी कोशिकाएं हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। तो टेपिटम जो परत है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को चारों ओर से घेरे रहता है। ठीक है, ये बात किसकी हो गई? मध्य परत। अब हम बात करेंगे टेपिटम की। सबसे आंतरिक स्तर क्या है? टेपिटम। तो पहले तो यही चीज ध्यान रखनी है आपको, टेपिटम सबसे आंतरिक स्तर, सबसे आंतरिक स्तर है। ठीक है, दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है आपको? ये बीजाणुजन या बीजाणुजनक कोशिकाओं को घेरे रहता है। बीजाणुजनक कोशिकाएं हैं उनको क्या करता है? ये घेरे रहता है, चारों ओर से इनको घेर कर रखता है। ठीक है, फिर ये जो टेपिटम है इसकी कोशिकाएं, टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य युक्त होती है। सघन जीवद्रव्य युक्त व स्पष्ट केंद्रीय होती है। स्पष्ट केंद्रीय यानी इनके अंदर जीवद्रव्य सघन यानी गाढ़ा, जीवद्रव्य की मात्रा अधिक होती है, जीवद्रव्य गाढ़ा होता है और जो केंद्रक है वो स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, टेपिटम की कोशिकाओं में जीवद्रव्य अधिक और गाढ़ा होता है और इसका केंद्रक स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, अब देखो प्रारंभ में जो टेपिटम की कोशिकाएं हैं, टेपिटम की कोशिकाएं द्विगुणित होती है। प्रारंभ में टेपिटम की कोशिकाएं कैसी होती हैं? द्विगुणित। ठीक है, लेकिन परिपक्व अवस्था में, लेकिन परिपक्व अवस्था में कैसी हो जाती है? बहुगुणित व बहुकेंद्रकीय हो जाती है। ठीक है, यानी जो टेपिटम की कोशिकाएं हैं प्रारंभिक अवस्था में द्विगुणित और एक केंद्रकीय होती हैं। जैसे ही
ये कोशिकाएं परिपक्व होती हैं। परिपक्वन के दौरान बहुगुणित और बहुकेंद्रकीय हो जाती है। अब देखो ये बहुगुणित और बहुकेंद्रकीय क्यों होती है? क्योंकि इनमें एंडोमाइटोसिस होता है। क्या होता है? एंडोमाइटोसिस यानी अंतः समसूत्री विभाजन होता है। और एक इसमें मुक्त केंद्रक विभाजन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त केंद्रक विभाजन। ठीक है, देखो जैसे ये कोई सेल है, इसमें एक केंद्रक है। कोशिका में क्या है? सामान्यतः एक केंद्रक होता है। अब यहां पर क्या हो रहा है? जो केंद्रक है उसमें मुक्त केंद्रक विभाजन हो रहे हैं। मुक्त केंद्रक विभाजन का मतलब क्या है? कि ये जो कोशिका है इसकी कोशिका द्रव्य में विभाजन नहीं होता है। विभाजन केवल किसमें हो रहा है? केंद्रक में। तो जैसे ही केंद्रक में विभाजन होगा, एक से कितने बढ़ जाएंगे? 2। इन दोनों में होगा 2 से क्या बढ़ जाएंगे? 4। तो कोशिका तो एक ही है, लेकिन केंद्रक विभाजित हो रहे हैं तो केंद्रकों की संख्या बढ़ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मुक्त केंद्रक विभाजन। तो मुक्त केंद्रक विभाजन होने के कारण टेपिटम की कोशिकाएं पहले तो कैसी होती हैं? एक केंद्र की होती है, लेकिन बाद में इस विभाजन के कारण कैसी हो जाती है? बहुकेंद्रकीय। ठीक है, तो ध्यान रखना बहुगुणित और बहुकेंद्रकीय क्यों होती है? एंडोमाइटोसिस और मुक्त केंद्रक विभाजन होने के कारण टेपिटम की कोशिकाएं बहुगुणित और बहुकेंद्रकीय हो जाती हैं। क्लियर बात? अब देखो यहां पर भी आपको एक नोट ध्यान रखना है, और वो नोट क्या ध्यान रखना है? टेपिटम का कार्य क्या है? टेपिटम इस मध्य परत से भोजन को अवशोषित करता है और इन बीजाणुजनक कोशिकाओं को देता है। अब जैसे ही इसका काम पूरा हो जाता है, भोजन को यहां से अवशोषित करेगा, यहां तक पहुंचाएगा, और उसके बाद इस टेपिटम की कोशिकाएं भी क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। अब मतलब टेपिटम भी नष्ट हो गया, तो परिपक्व परागकोश में टेपिटम भी अनुपस्थित होता है। तो नोट में ध्यान रखना, परिपक्व परागकोश में, परिपक्व परागकोश में टेपिटम भी अनुपस्थित होता है। तो परिपक्व परागकोश में कितनी विधियां पाई जाती हैं? 2। कौन कौन सी? एपिडर्मिस और एंडोथीसियम। मध्य परतें और टेपिटम क्या हो जाते हैं? नष्ट। ठीक है, तो ये 4 परतें विकास की प्रारंभिक अवस्था में होती हैं। जब टेपिटम जब परागकोश प्रारंभिक अवस्था में होता है तो उसमें 4 विधियां पाई जाती हैं या 4 स्तर पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये परागकोश परिपक्व हो जाता है तो दो परतें कौन सी? मध्य परतें और टेपिटम क्या हो जाते हैं? नष्ट। तो परिपक्व या स्फुटित परागकोश में कितने स्तर पाए जाते हैं? 2, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम। ठीक है, अब इसके बाद देखो हम बात करेंगे टेपिटम के प्रकार की। एक बार देखो वापस रिपीट करते हैं। तो परागकोश की विधियां होती हैं वो 4 स्तरों में विभाजित होती हैं। सबसे बाहरी स्तर एपिडर्मिस जो एक स्तरीय कोशिकाओं का बना होता है और इसका कार्य क्या है? परागकोश की सुरक्षा करना। एपिडर्मिस के नीचे वाली परत क्या कहलाती है? एंडोथीसियम। ये भी कोशिकाओं की एक मोटी स्तरीय परत होती है। ठीक है, ये जो एंडोथीसियम होती है इसकी बाह्य भित्ति तो पतली होती है, लेकिन
जो आंतरिक भित्ति होती है उस पर सेल्यूलोज का जमाव हो जाता है और सेल्यूलोज के जमाव के कारण ये परत कैसी हो जाती है, आर्द्रताग्राही हो जाती है और आर्द्रताग्राही होने के कारण ये परागकोश के स्फुटन में सहायता करती है। क्लियर बात। फिर एंडोथीसियम के नीचे 1 से लेकर के 3 मध्य परतें पाई जाती हैं। अब मध्य परत की जो कोशिकाएं हैं, मध्य परत की जो कोशिकाएं हैं ये पतली भित्ति युक्त होती हैं और मृदुतकीय होती हैं, यानी किसकी बनी होती हैं, मृदुतक की बनी होती है। ठीक है। ये अल्पजीवी है, मतलब जल्दी ही क्या करती है, ये परत नष्ट हो जाती है। ठीक है। सबसे आंतरिक परत की बात करें, कौन सी है, टेपिटम। टेपिटम क्या करती है, बीजाणुजनक कोशिकाओं को चारों ओर से घेरे रहती है। ठीक है। इस टेपिटम की कोशिकाएं प्रारंभिक अवस्था में कैसी होती हैं, द्विगुणित होती हैं, एक केंद्रकीय होती हैं। लेकिन जैसे ही ये कोशिकाएं परिपक्व होती हैं तो ये द्विगुणित से कैसी बन जाती है, बहुगुणित, और एक केंद्रकीय से कैसी बन जाएगी, बहुकेंद्रकीय। ठीक है। ऐसा एंडोमाइटोसिस और मुक्त केंद्रक विभाजन होने के कारण होता है। क्लियर बात। अब हम बात करेंगे टेपिटम की प्रकार की। तो देखो, जो टेपिटम है 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अमीबॉइड टेपिटम और एक होता है स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। ठीक है। टेपिटम के प्रकार, और टेपिटम सामान्यतः कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला तो है अमीबॉइड टेपिटम। अमीबॉइड टेपिटम, ठीक है। अब देखो, जो अमीबॉइड टेपिटम है ये आद्य एंजियोस्पर्म में पाया जाता है या आद्य आवर्त बीजियों में पाया जाता है। तो अमीबॉइड टेपिटम किसमें मिलेगा, आद्य एंजियोस्पर्म। किसमें पाया जाता है, आद्य एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। ठीक है। यह टेपिटम क्या करता है, इस टेपिटम की कोशिकाएं हैं ये मध्य परतों से, इस टेपिटम की कोशिकाएं मध्य परतों से क्या करती है, भोजन का अवशोषण। पहले तो मध्य परतों से भोजन को अवशोषित करेगी। ठीक है। और अवशोषित करने के बाद भोजन का क्या करती है, ये संग्रह करती है। ठीक है। संग्रह किसके रूप में करती है, खाद्य कणिकाओं के रूप में, खाद्य कणिकाओं के रूप में। और इन खाद्य कणिकाओं को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट का, क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट का। ठीक है। फिर इन प्रोटोप्लास्ट काय की भित्ति का क्या हो जाता है, पाचन। तो ये कहां चली जाती है, बीजाणुधानी की गुहा में, बीजाणुधानी की गुहा। ठीक है। तो देखो, दोबारा से देखो इसको, जो अमीबॉइड टेपिटम है ये किसमें पाया जाता है, आद्य एंजियोस्पर्म या आद्य आवर्त बीजियों में पाया जाता है। आद्य मतलब जो प्रारंभिक अवस्था में बढ़े थे, सबसे पहले बढ़े थे, उनको क्या बोलते हैं, आद्य एंजियोस्पर्म। अब देखो, ये टेपिटम क्या करता है, मध्य परतों से भोजन का अवशोषण करता है। ठीक है। और उस अवशोषित भोजन का
विशेष प्रकार के खाद्य कणिकाओं के रूप में क्या करता है, संग्रह करता है। ठीक है, भोजन का अवशोषण करता है और अवशोषित भोजन का संग्रह विशेष खाद्य कणिकाओं के रूप में करता है। इन खाद्य कणिकाओं को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट का। खाद्य कणिकाओं को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट का। ठीक है, अब जो जल अपघटनी एंजाइम होते हैं वो टेपिटम की कोशिका भित्ति का पाचन कर देते हैं। जल अपघटनी एंजाइम क्या करेंगे, टेपिटम की कोशिकाओं की भित्ति का पाचन कर देते हैं। तो जो प्रोटोप्लास्ट काय होती हैं ये बीजाणुधानी की गुहा में मुक्त हो जाती हैं और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं और लघु बीजाणु इनसे भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब एक उदाहरण ध्यान रखना इसके, टाइफा और एलिस्मा। टाइफा एलिस्मा। ठीक है, ये वो पादप है जिनमें अमीबोइड टेपिटम पाया जाता है और एक होता है ट्रेडेस्केंसिया। तो आधे टेपिटम या अमीबोइड टेपिटम किसमें पाया जाता है, टाइफा, एलिस्मा और ट्रेडेस्केंसिया नामक पौधों में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम जो टेपिटम का दूसरा प्रकार है स्रावी या ग्रंथि, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।